नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हां दोस्तों, पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जिसमें बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना से हाहाकार के बीच वैक्सीन की किल्लत। मुंबई मेयर ने कहा 2-3 दिनों में दूसरी डोज देना भी मुश्किल। बता दें कि देश में कोरोना ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बीते 24 घंटे में 1,15,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं इससे सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में हर दिन औसतन 50,000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। वहीं सबसे अधिक मौतें भी यहीं हो रही है। इस बीच मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा कि महानगर में कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों वैक्सीन की कमी है। 2-3 दिन में दूसरी डोज वालों को भी देना मुश्किल हो जाएगा। कल 1.76 लाख डोज थी, जो अब और कम हो गई। केंद्र सरकार को मुंबई और महाराष्ट्र पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। केंद्र के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस वैक्सीन की 33 लाख से ज्यादा डोज दी गई है। देश में कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 8.7 करोड़ के। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार इस बीच देश में 1,15,736 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 1,28,01,785 हो गई है। वहीं इस दौरान 59,856 मरीज स्वस्थ हुए, जिसे मिलाकर अब तक 1,17,92,135 मरीज कोरोना मुक्त भी हो चुके हैं। दोस्तों, अगली बड़ी खबर भी महाराष्ट्र के मुंबई से आ रही है, जिसमें बता दें कि लॉकडाउन के विरोध में सड़क पर उतरे व्यापारी। रिस्ट्रिक्शन को बताया सरकार की तानाशाही। बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के हालात बेकाबू हो रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने वीकेंड पर लॉकडाउन ऐलान कर दिया है। इसी बीच मुंबई के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहा है। व्यापारी कोरोना को रोकने के लिए लगाए गए रिस्ट्रिक्शन के खिलाफ है। शहर के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन करने वाले व्यापारियों का कहना है कि कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसमें छोटे कारोबारियों का ध्यान नहीं रखा गया है। बीजेपी कार्यकर्ता ने भी व्यापारियों के साथ मिलकर कांदिवली में मोर्चा निकाला और इसे सरकार का तानाशाही कदम बताया। कुछ व्यापारी बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने उनके घर पहुंच गए और सरकार की वजह से व्यापारियों को हो रही दिक्कतों के बारे में बताया। बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर ने कहा कि सरकार का रवैया आम जनमानस के खिलाफ है और तानाशाही है। सरकार और बीएमसी में सत्ता पर काबिज शिवसेना अपने आप को घिरता देख बचाव की मुद्रा में आई और शिवसेना प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि सरकार व्यापारियों के साथ है। अगर व्यापारियों को नुकसान हो रहा है तो सरकार को भी नुकसान हो रहा है, लेकिन इस समय सरकार की प्राथमिकता लोगों की जान बचाना है। दरअसल सरकार के नए नियम के बाद मुंबई सहित आसपास के इलाके में अचानक व्यापारियों के भीतर अफरा तफरी फैल गई। सरकार ने नए नियम में पहले सुबह में सिर्फ धारा 144 की बात कही थी, लेकिन बाद में दुकानों को बंद करा दिया गया, जिससे व्यापारी नाराज हो गए। बता दें कि बीएमसी कमिश्नर आईएस चहल ने मुंबई के सभी 24 वार्ड ऑफिसर्स को निर्देश दिया है कि मंगलवार से दिन में अति आवश्यक सेवा की दुकानें छोड़कर अन्य दुकानें बंद कराने के इंतजाम किए जाएं। ये नियम मुंबई में 30 अप्रैल तक लागू रहेगा। उसके बाद कोरोना की स्थिति को देखते हुए निर्णय लिया जाएगा। तो अगली बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है, जिसमें बता दें कि रिक्शा खींचने वाले के घर पहुंचे अमित शाह, जमीन पर बैठकर खाया खाना। बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 3 चरण पूरे हो चुके हैं। अब 5 चरणों के तहत मतदान बाकी है। बीजेपी बंगाल में किसी भी तरह से प्रचार में कसर नहीं छोड़ना चाहती। बीजेपी के दिग्गज नेता यहां लगातार चुनावी सभा और जनसंपर्क करने में लगे हुए हैं। इसी के तहत आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बंगाल के रण में प्रचार कर रहे हैं, जहां डोमजूर में अमित शाह ने एक रिक्शा चालक जो भाजपा कार्यकर्ता भी है उनके घर जाकर दोपहर का भोजन किया। इस दौरान निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार राजीव बनर्जी भी उपस्थित रहे। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी वे कई दफा आम बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर पर भोजन करते नजर आ चुके हैं। डोमजूर में मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज मैं यहाँ भाजपा के वरिष्ठ नेता राजीव बनर्जी का प्रचार करने आया हूँ। एक ही पंचायत में मेरा दौरा हुआ। मुझे पूरा भरोसा है कि राजीव जी प्रचंड बहुमत से इस सीट पर कमल खिलाएंगे।
वहीं बंगाल में जीत का दावा करते हुए अमित शाह ने कहा कि 2 मई को जब मतगणना होगी तो पश्चिम बंगाल में 200 से ज्यादा सीटों के साथ भाजपा की सरकार बनेगी। ममता बनर्जी की हताशा उनके भाषण में, वक्तव्य में और व्यवहार में उजागर हो रहा है। ये बता दें कि भाजपा ही जीत रही है। आपको बता दें कि 10 अप्रैल को चौथे चरण के तहत 44 सीटों पर वोट होनी है। दोस्तों, इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं? कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आ रही, जिसमें बता दें कि लखनऊ में आज से नाइट कर्फ्यू। पूरे यूपी को लेकर सीएम योगी ने दिए कड़े निर्देश। बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर बरपा है। सबसे ज्यादा प्रभावित कोई जिला या शहर है तो वो राजधानी लखनऊ है। बुधवार को सूबे में 6000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इसे देखते हुए लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने बताया कि शहर में आज से रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक के बीच कर्फ्यू लगाया जाएगा। डीके ठाकुर ने बताया कि ये नाइट कर्फ्यू 16 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक रहेगा। दिन में सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक कोरोना प्रोटोकॉल के तहत काम चलता रहेगा। इसके अलावा लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित सभी बड़े पार्क प्रातः 7 से 10 बजे तक तथा शाम 4 से 8 बजे तक के मध्य खुले रहेंगे। मास्क लगाना तथा सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना आवश्यक होगा। 65 वर्ष से अधिक आयु, सहरुग्णता, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष आयु से नीचे के बच्चों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। वहीं बुधवार की रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि यूपी के जिन जिलों में 500 से अधिक कोविड के केस हैं, वहां 8 अप्रैल से रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू और प्रतिबंध लगा रहेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बैठक में यह भी कहा कि जिले के डीएम भीड़ वाली जगह को चिन्हित करे और वहां सख्ती करे। सीएम योगी ने कहा कि ऐसे जिलों में रात्रि में आवागमन नियंत्रित रखने के संबंध में भी समुचित निर्णय लिया जाए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में आवश्यक सामग्री जैसे दवा, खाद्यान्न आदि के आवागमन को बाधित न किया जाए। आपको बता दें कि बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम योगी ने जनपद लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर, मेरठ इत्यादि शहरों में जिलाधिकारियों से कोविड-19 के उपचार के संबंध में की जा रही कार्रवाई की जानकारी ली और ये निर्देश दिए। दोस्तों, अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र के चर्चित 100 करोड़ वसूली मामले के हवाले से आ रही है, जिसमें बता दें कि एनआईए को लिखे सचिन वाजे के पत्र से खुलासा। अनिल देशमुख, अनिल परब ने 100 करोड़ की वसूली को कहा था। बता दें कि महाराष्ट्र का राजनीति और पुलिस को हिलाकर रख देने वाले एंटीलिया केस में गिरफ्तार मुंबई पुलिस के सब इंस्पेक्टर सचिन वाजे ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को पत्र लिखकर एक और धमाका किया है। हाथ से लिखे इस पत्र में वाजे ने कहा है कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और एक अन्य मंत्री अनिल परब ने उनसे 100 करोड़ की वसूली के लिए कहा था। अपने इस पत्र में वाजे ने यह भी दावा किया है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने पुलिस फोर्स में उनकी बहाली के विरोध में थे और चाहते थे कि यह निरस्त हो जाए। पत्र में कहा गया है कि इसके बाद महाराष्ट्र के उस समय गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा था कि अगर वो 2 करोड़ रुपए उन्हें देगा तो वो वाजे की पुलिस फोर्स में वापसी की अनुमति देने के लिए शरद पवार को राजी करेंगे। सचिन वाजे ने पत्र में लिखा है कि गृह मंत्री ने कहा था कि वो पवार साहब को राजी करेंगे और इसके लिए उन्होंने मुझे 2 करोड़ रुपए की मांग की थी। मैंने इतनी बड़ी रकम अदा करने में असमर्थता दिखाई। इस पर गृह मंत्री ने मुझसे बाद में देने को कहा था। वाजे ने पत्र में दावा किया कि अनिल देशमुख ने उन्हें अक्टूबर 2020 में सह्याद्री गेस्ट हाउस में बुलाया था और मुंबई स्थित 1650 बार और रेस्टोरेंट से पैसा इकट्ठा करने को कहा था। वाजे ने यह भी दावा किया है कि मैंने ये कहते हुए इसे अस्वीकार कर दिया था कि ये मेरी क्षमता से बाहर का है। सचिन वाजे ने आगे लिखा कि अनिल देशमुख ने जनवरी 2021 में फिर से वही मांग की जब वे देशमुख के आधिकारिक बंगले पर मिले थे। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है। सही जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक शानदार उपहार। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, अगली बड़ी खबर में बता दें कि कैटरीना के बाद एक्ट्रेस नगमा हुई कोरोना संक्रमित, ले चुकी थी कोविड वैक्सीन का पहला डोज।
बता कि देश में कोरोना की दूसरी लहर जारी है। हर दिन कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसी बीच कांग्रेस नेता और अभिनेत्री नगमा कोरोना संक्रमित हो गई हैं। एक्ट्रेस नगमा ने अपने कोरोना संक्रमित होने की जानकारी खुद ट्वीट कर दी है। इसके अलावा उन्होंने एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि वे वैक्सीन का एक डोज ले चुकी थी। एक्ट्रेस नगमा ने बुधवार शाम ट्वीट कर लिखा कि कुछ दिन पहले मैंने कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ली थी। कल मैंने कोविड-19 का टेस्ट कराया तो मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया है, इसलिए मैंने खुद को घर में क्वारंटाइन कर लिया है। सभी कृपया ध्यान रखें और वैक्सीन की पहली खुराक लेने के बाद भी किसी भी तरह की आवश्यक सावधानी न बरतें, किसी को हतोत्साहित न करें, सुरक्षित रहें। बता दें कि इससे पहले एक्ट्रेस कैटरीना कैफ कोरोना संक्रमित हो गई थी। एक्ट्रेस ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए ये जानकारी अपने फैंस के साथ शेयर की। कैटरीना ने लिखा कि मेरा कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और खुद को आइसोलेट कर लिया है। फिलहाल होम क्वारंटाइन में हूँ। मैं सभी प्रोटोकॉल्स का पालन कर रही हूँ, साथ ही डॉक्टर्स की सलाह मान रही हूँ। बता दें कि नगमा से पहले बीते कुछ दिनों में कैटरीना कैफ, सीमा पावा, भूमि पेडनेकर, विकी कौशल, गोविंदा एजाज खान, बप्पी लहरी, फातिमा सना शेख, अभिजीत सावंत, आमिर खान, आर माधवन, कार्तिक आर्यन, परेश रावल, रणवीर कपूर, आदित्य नारायण, मिलिंद सोमन, सतीश कौशिक, संजय लीला भंसाली समेत कई सेलेब्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो देश में कोरोना दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। सरकार ने कई सख्त नियम भी बनाए हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपने सुझाव हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों अगली बड़ी खबर पश्चिम बंगाल चुनाव के हवाले से आ रही है, जिसमें बता दें कि हावड़ा में शहनवाज हुसैन पर फेंके गए पत्थर। बीजेपी नेता ने कहा कि हम इसे फूल बना देंगे। बता दें कि पश्चिम बंगाल इन दिनों चुनाव में रंगा हुआ है। राज्य में 8 चरणों में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें 3 चरण हो चुके हैं। इन दिनों बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन भी बंगाल में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन मंगलवार को उन्होंने रात में एक वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि वो कल जब हावड़ा में चुनाव प्रचार कर रहे थे तब उन पर पत्थर फेंके गए। उन्होंने इसके लिए तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने ट्वीट पर लिखा कि जब मैं मुजफ्फर चौक पर एक सभा संबोधित कर रहा था तब वहां टीएमसी कार्यकर्ता ने मुझ पर पत्थर फेंके, हालांकि वे मुझे लगे नहीं, मैं पूरी तरह सुरक्षित हूं। उन्होंने कहा कि हम इस पत्थर को फूल बना देंगे और हिंसा फैलाने वालों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। भाजपा यहां भारी मतों से विजय होगी। मालूम हो कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस बारे में पुलिस में शिकायत भी की है। पश्चिम बंगाल में 3 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। बाकी के चरणों के लिए बंगाल में पीएम मोदी और भाजपा के दिग्गज नेताओं की ताबड़तोड़ रैलियां जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को हावड़ा में जनसभा को संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर शब्दों से निशाना साधा था। उन्होंने ममता बनर्जी के बीजेपी पर वोट के लिए पैसा बांटने के आरोपों पर पलटवार करते हुए जनता से कहा कि दीदी ने अपने पैर आप पर पैसे लेकर वोट बेचने का आरोप लगाया। क्या आप ऐसा करते हैं? क्या ये आपका अपमान नहीं है? आप इसका जवाब चुनाव में जरूर दीजिएगा। तो वहीं सीएम ममता बनर्जी लगातार भाजपा और पीएम मोदी पर निशाना साध रही है। उन्होंने दावा किया है कि वो इस बार बंगाल का चुनाव जीतेगी, क्योंकि यहाँ की जनता उनका सच जानती है। हुगली के देवबंदपुर में आयोजित एक रैली में ममता बनर्जी ने कहा था कि भाजपा ने चुनाव लड़ने के लिए या तो टीएमसी से लोग उधार लिए हैं या फिर सीपीएम से। उनके पास कोई भी स्थानीय नेता नहीं है, सब बाहरी हैं। वो लोग पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। जो लोग ठीक से सोनार बांग्ला भी नहीं बोल सकते, वो बंगाल पर शासन क्या करेंगे? मैं आज एक पैर पर बंगाल जीतूंगी और कल दोनों पैर पर दिल्ली में जीत हासिल करूंगी। दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर प्रेस कर दें। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, जिसमें बता दें कि कोरोना पाबंदियों पर फूटा करण पटेल का गुस्सा। कहा नेता रैली कर सकते हैं, आम आदमी काम भी नहीं कर सकता। बता दें कि टीवी एक्टर करण पटेल कोरोना को लेकर लगाए गए पाबंदियों से खुश नहीं है। उन्होंने इसे बेवकूफाना हरकत बताया। करण ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपनी भड़ास निकाली है। उन्होंने कहा कि अभिनेता और क्रिकेटर अपना काम कर सकते हैं, जबकि आम आदमी काम पर नहीं जा सकता। दरअसल हाल ही में कोरोना के मामले बढ़ने के चलते लॉकडाउन की पाबंदियों को कड़ा किया गया है। करण पटेल ने कहा कि इस बात का कोई तुक नहीं है कि आम आदमी काम पर ना जाए। उन्होंने कहा कि अभिनेता, क्रिकेटर और नेता अपना काम कर सकते हैं, लेकिन आम आदमी नहीं कर सकता और सबसे ज्यादा मार उसी को झेलनी है। उन्होंने पोस्ट शेयर कर लिखा, अभिनेता अपने प्रोजेक्ट की शूटिंग कर सकते हैं, क्रिकेटर अपने मैच खेल सकते हैं, नेता हजारों लोगों के बीच में रैली कर सकते हैं, राज्य चुनाव करा सकता है, लोगों से वोट डालने की अपील करता है, लेकिन आम आदमी काम पर नहीं जा सकता। ये बहुत ही बेवकूफाना है।
दरअसल रविवार को महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि राज्य में लॉकडाउन लगाया जाएगा और नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए। ये सोमवार रात 8 बजे से 30 अप्रैल तक चलेगा। इसमें प्रोफेशनल रेस्ट्रिक्शन भी लगाए गए हैं। सभी ऑफिस वर्कर्स को घर से काम करने के लिए कह दिया गया है और वीकेंड पर टोटल लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू की घोषणा की है। साथ ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को वीकेंड पर शूटिंग नहीं करने के लिए कहा गया है। हालांकि वो 5 दिन शूटिंग कर सकते हैं। महाराष्ट्र में लगाए गए कोरोना नियमों पर करण पटेल का गुस्सा फूटा है। एक्टर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और लगातार पोस्ट करते रहते हैं। करण ने महाराष्ट्र सरकार की घोषणा पर सीधा सवाल उठाया है। तो अगली बड़ी खबर में जान लेते हैं आज के मौसम समाचार को, जिसमें बता दें कि मौसम में तेजी से बदलाव। इन राज्यों में तेज आंधी के साथ बारिश की चेतावनी। जाने आपके क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम। बता दें कि मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर और आसपास के क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है, जबकि उत्तर पश्चिम राजस्थान में चक्रवाती सर्कुलेशन है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी हिमालय के कई हिस्सों में बारिश और गरज के साथ बारिश होने का अनुमान है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र, हिसार, करनाल और आसपास के इलाकों में आंधी के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है, जिससे पहाड़ सफेद बर्फ की चादर से ढक गए हैं। मौसम विभाग ने बुधवार के लिए भी बर्फबारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया था। स्काईमेट वेदर के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान ऊपरी हिमपात के साथ पश्चिमी हिमालय के कई हिस्सों में बारिश और गरज के साथ बारिश होने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि भी हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर राजस्थान के साथ साथ उत्तर पश्चिम के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान और धूल भरी आंधी और बारिश हो सकती है। दिल्ली में आंधी आ सकती है। धूल भरी आंधी के दौरान उत्तरी मैदानी इलाकों में हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ सकती है। केरल, तमिलनाडु के तटीय भागों, तटीय कर्नाटक और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की बारिश हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।